नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं यहाँ पर। आज तारीख है 20 दिसंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सीरिया के ऊपर अमेरिका ने जो बड़ा हमला किया है, इस हमले के जवाब में सीरिया ने क्या किया है, इसको जानने के बाद आज आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और साथ ही इमरान खान को 17 साल तक जेल में रहने की सजा मिली है, या फिर साफ तौर पे कहा जाए तो इमरान खान को अब कभी बाहर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे क्या कहानी है, अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। और साथ ही बांग्लादेश से जो हिंसा की तस्वीरें आ रही थी, उस पे बांग्लादेश की सरकार ने कुछ कार्रवाई की है। अब ये कार्रवाई क्या है, इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। वहीं तुर्की ने एक खतरनाक जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसकी टेस्टिंग कर ली है। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग क्यों की है, क्या वजह है, इसके बारे में भी हम डिटेल मानेंगे। और साथ ही फिलिस्तीन और गाजा से भी कुछ बड़ी अपडेट आई है, इनके बारे में भी हम डिटेल बातचीत करेंगे। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिए। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगता है, कोई कमी हो या फिर कोई दिक्कत हो, कोई ज़रूरत हो, कुछ सुधार सकता हो, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम और हमारी टीम जब कमेंट पढ़ते हैं, हालांकि हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, उसके पीछे वजह है कि 3 वीडियो इस चैनल पे, बाकी 2 वीडियो दूसरे चैनल पे, तो 5-5 वीडियो अगर बनाने हैं तो कितनी मेहनत, कितना रिसर्च करना पड़ता होगा, आप बखूबी समझ सकते हैं। बहरहाल आप हमारी कमियों को हमारे सामने लाएं ताकि हम सुधार करें और सुधार करके हम उसमें और इजाफा कर सकें। खैर, अब आपको खबरें बताना शुरू करता हूं दोस्तों। और सबसे पहली, सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को वहां की कोर्ट ने बाकायदा 17 साल की सजा सुनाई है। और सेम सजा उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए भी है। दरअसल मामला आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं कि इमरान खान कुछ साल पहले जब सऊदी अरब गए थे तो वहां से उनको एक गिफ्ट मिला था। अब कोई भी गिफ्ट दे तो वहाँ के कानून के हिसाब से आपको वो चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। अब इमरान खान की जो पत्नी है उनको बुल्गारी ज्वेलरी सेट मिला था। और अगर पाकिस्तानी रुपयों में बात करें तो लगभग 7 करोड़ 15 लाख के आसपास की उसकी रकम पड़ेगी। और अगर भारतीय रुपये में बात करें तो 2-2.5 करोड़ रुपए में इसकी कीमत आएगी। फिर भी एक लग्जरी सेट होता है, ये ज्वेलरी सेट होता है, यानी गले का होता है, कान का होता है, हाथ का होता है, ऐसा डायमंड सेट था। और इसको इमरान खान की पत्नी और इमरान खान उस लग्जरी गाड़ियों समेत जब लेके आते हैं और इनसे जब पूछताछ होती है या फिर इनसे एक डिक्लेरेशन माना जाता है कि भाई साहब ये कितने का है, तब इन्होंने उस सेट की जो कीमत है केवल 58 लाख रुपए बताई थी, जबकि पाकिस्तानी रुपए में उसकी कीमत 7 करोड़ 15 लाख रुपए है। तो इतने कम गुना कीमत बताने की वजह से उनके ऊपर FIR हुई, या फिर यूं कहा जाए कि अब सरकार गई तो एक एक करके जो दुश्मन है हर जगहों पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहे इस एंगल से देखें, चाहे उस एंगल से देखें, बात बड़ी सिंपल सी थी कि अब इमरान खान को पूरी जिंदगी जेल में रखने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने हर संभव कोशिश की है। तो इसी तोशा खाने मामले में इनके ऊपर यह आरोप लगा कि इन्होंने देश के साथ भ्रष्टाचार किया, देश को सही जानकारी नहीं दी। इस वजह से इनको 17 साल की सजा और इनकी पत्नी को भी सेम धाराओं में 17 साल की सजा दी गई है। इससे पहले एक दूसरे भ्रष्टाचार के मामले में इनको 12 से 15 साल की सजा हुई है, जिसको लेके ये अडियाला जेल में भी बंद है। तो 12-15 साल ये, 17 साल वो, यानी यकीन मानिए अब अगर अभी से भी कोई मामला इनके ऊपर न चलाया जाए तो ये लगभग ताउम्र तक जेल में ही रहेंगे। लेकिन जहां तक अंदेशा है कि जब जब कोई और मामला होगा इनके ऊपर जानबूझ के आरोप लगाए जाएंगे, चूंकि आसिम मुनीर कभी नहीं चाहेगा कि इमरान खान बाहर आए और आसिम मुनीर की सल्तनत को कोई चुनौती मिले। उनकी बहन के साथ क्या कुछ हुआ आपको बताने की जरूरत नहीं। इमरान खान की बहन को किस हिसाब से प्रताड़ित किया गया, उनके ऊपर केमिकल वाला पानी फेंका गया, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन अब इमरान खान और उनकी बीवी को 17 साल की सजा मिल चुकी है। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल ही रही है। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही बांग्लादेश से। बांग्लादेश में जिस मामले में अब तक बवाल मचा हुआ था, जो कहा जा रहा था कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे यानी एक हिंदू पे अत्याचार हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया, उसके बाद उसको जला दिया गया। अब फाइली यूनुस सरकार हरकत में आई है। हरकत में आने के बाद यूनुस सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि 7 संदिग्ध कैसे हो सकते हैं और संदिग्ध जैसा क्या है। वीडियो है,
फोटोग्राफी वीडियो मैंने आपको भी दिखाया था। उस वीडियो में कम से कम 200 लोगों की भीड़ थी। सबकी शक्लें क्लियर है, सबकी आवाज़ क्लियर है, सबका पहनावा ओढ़ावा क्लियर है, लोकेशन क्लियर है, जगह क्लियर है और तमाम कैमरों के वीडियोस ये दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो अगर सारे सबूत है तो फिर कोई संदिग्ध कैसे है और केवल 7 संदिग्ध कैसे है, इसको लेके बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। भले ही इस पे आसिम मुनीर के जो सहपरस्ती में आजकल ये जो मोहम्मद यूनुस उड़ रहे हैं वो जवाब दें या ना दें। बहरहाल इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही सीरिया के हवाले से। उस सीरिया के बारे में क्या ही कहा जाए, जितना कहें आप सुनेंगे, सुनने के बाद आपको हंसी आएगी। और ये एक टाइम में बड़े कट्टर हुआ करते थे। सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अल-जुलानी, इनको एक टाइम पे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी माना गया था। इन्होंने इतनी दहशतगर्दी मचाई थी, इतना आतंकवाद पाला पोसा था कि बाकायदा कई अरब डॉलर का इनके ऊपर इनाम था। ये कहीं सोशल मीडिया पे कुछ कर नहीं सकते थे, ट्विटर वगैरह पे इनका अकाउंट बैन था। लेकिन समय पलटा। समय पलटने के बाद इन्होंने सीरिया पे कब्जा किया। सीरिया पे कब्जा करने के बाद इन्होंने वहाँ पे सरकार बना ली। उसके बाद खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसके बाद जिस अमेरिका में इनके ऊपर ये था कि अगर अमेरिका ये कभी आएंगे तो इनको पकड़ लिया जाएगा, इनको जेल में डाल दिया जाएगा या फिर इनको फांसी भी दी जाएगी, उसी अमेरिका में ये बाकायदा एज अ राष्ट्रपति जाते हैं। इनका स्वागत होता है, इनका सत्कार होता है, इजराइल से भी ठीक ठाक ताल्लुकात बनाते हैं। ये तमाम चीज़ें पहले चल रही थी। लेकिन सीरिया का कितना सत्यानाश हो रहा था ये भी आप जानते हैं। सीरिया में बाकायदा आलम ऐसा था कि कभी इजराइल हमला करता है, कभी अमेरिका हमला करता है। और आज रात में अमेरिका ने जब हमला किया और इनके 70 से ज़्यादा जगहों पे एयर स्ट्राइक हुई, उसी के जस्ट बाद इनका ट्विटर अकाउंट रीओपन हो जाता है। यानी जिस ट्विटर पे इनको बैन किया गया था वहाँ पे इनको अकाउंट बनाने की परमिशन मिल जाती है। और इसी के बाद ये खुश होकर ट्विटर पे आके अपना एक वीडियो रिलीज करते हैं और बताते हैं कि सीरिया में अब अल-जुलानी की वजह से चारों तरफ खुशहाली का माहौल है। क्या कुछ इन्होंने कहा आप पहले सुन लें। الشعب السوري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوجه إليكم اليوم من على سفح جبل قاسيون بالتهنئة والشكر لرفع العقوبات عن سوريا. فاليوم بيكون أول يوم سوريا بدون عقوبات بفضل الله عز وجل، ثم بجهودكم وصبركم ل14 سنة. الشكر الجزيل لكل من ضحى وصبر خلال فترة الثورة السورية المباركة، لكل من استنشق الكيماوي، ولكل من هاجر وغادر أرضها، ولكل من غرق في البحار، ولدماء الشهداء الذين روت دماؤهم هذه الأرض المباركة حتى وصلنا إلى هذا النصر العظيم، وتوج بفضل الله عز وجل بأن ترفع القيود عن سوريا بشكل كامل. وأيضا أتوجه بالشكر الجزيل والخاص للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على استجابته لدعوة هذا الشعب السوري، وتقدير أعضاء الكونغرس لتضحيات الشعب السوري وتلبيتهم لدعوتهم برفع العقوبات عن سوريا. والشكر موصول للرئيس رجب طيب أردوغان والأمير محمد بن سلمان। इस वीडियो में आप इनके चेहरे के हाव भाव से क्या जान सकते हैं कि इनके देश में रात के अंधेरे में 70 से ज़्यादा बार एयर स्ट्राइक हुई है। क्या इनके व्यवहार से आपको लग रहा होगा कि अमेरिका ने 70 से ज़्यादा बार एयर स्ट्राइक करके इनको दहलाया है? जाहिर सी बात है इनके चेहरे से आपको कहीं ये चीज़ें, ये शर्म, ये शिकन नहीं दिख रही होगी। ये खुश हैं क्योंकि भले ही 70 बार इनके ऊपर एयर स्ट्राइक हो गई लेकिन इनका ट्विटर अकाउंट बन गया। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं। इधर गाजा से बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है और इस अपडेट ने इंसानियत को फिर से शर्मसार किया है। गाजा में एक स्कूल में एक शादी चल रही थी, जो कि अब वहाँ कोई मैरिज लॉन, कोई बिल्डिंग तो है नहीं, एक छोटा सा स्कूल था। उसमें 10, 20, 15 लोग इकट्ठा होके शादी समारोह को कर रहे थे। वहाँ पे निकाह पढ़ाया जा रहा था। इसी दौरान अचानक से इजराइल वहाँ पे स्ट्राइक कर देता है। इस एयर स्ट्राइक में रिपोर्ट निकल के सामने आई, रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि 7 फिलिस्तीनियों की मौत हुई इस एयर स्ट्राइक में। ज़्यादातर लोग भाग गए, जो बच गए वो मारे गए। उसके बाद ड्रोन भी वहाँ पे आया, ड्रोन से भी हमला हुआ। और ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी सबको पता था कि वहाँ शादी हो रही, वहाँ पे कोई आतंकवादी घटना नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पे इजराइल ने स्ट्राइक की। अब जब ये मामला बहुत हाईलाइटेड हो गया, जब हम जैसे छोटे छोटे पत्रकारों ने भी इस मामले को उठाया और वहाँ की वेस्टर्न मीडिया ने उठाया, तब इजराइल ने अपने मुंह से कहा कि यार थोड़ी सी गलती हो गई, हम समझ नहीं पा रहे थे, इस वजह से हमसे गलती से वहाँ रॉकेट फायर हो गया।
अब यहाँ पे जब सीज फायर की टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा है दोस्तों कि कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं हो सकती, कोई भी हमला नहीं हो सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ शादी समारोह में इजराइल ने जब एयर स्ट्राइक कर दी तो सवाल बड़ा सिंपल सा है कि क्या सीज फायर बचा है। बहुत सिंपल सा सवाल है कि क्या इजराइल ने सीज फायर का वायलेशन नहीं किया, और अगर सीज फायर का वायलेशन इजराइल कंटिन्यूसली कर ही रहा है तो अकेले हमास ही कब तक सीज फायर को लेकर ढोता रहेगा। खैर, इधर बीबीसी ने भी एक शख्स का इंटरव्यू लिया जो फिलिस्तीन का था और इजराइल के कैद में था। उसने भी अपने बयान में साफ तौर पे बताया कि उसके साथ जेल के अंदर सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, मतलब किसी ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की, उसके साथ इज्जत लूटने की कोशिश की, उसके साथ बर्बरता करने की कोशिश की, और ये चीज़ें लगातार इजराइल की जेलों में फिलिस्तीनियों के साथ होती रही हैं। भले ही इसके बारे में कोई बातचीत करे या ना करे, लेकिन सच्चाई बड़ी क्लियर है दोस्तों। खैर, इनके काले कारनामे कुछ इसी हिसाब से छुप जाते हैं जिस हिसाब से फ्रेंडी एस्टीन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एस्टीन जो एक स्कैंडल है अमेरिका का, सुबह का वीडियो आपने नहीं देखा था। चलिए एक बार और बता देता हूँ। एक शख्स था जिसका नाम था एस्टीन, जो कि अमेरिका में एक स्कूल में टीचर था, गरीब था, लेकिन बातचीत करने में इतना हुनरमंद था कि ये बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करता है और शुरुआत में उन लोगों को छोटी छोटी लड़कियां सप्लाई करता है। जब शुरुआत में सप्लाई करता है तब लोगों को लगता है कि भाई मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ, कल को मैं फंस जाऊँ, कोई तस्वीर वायरल हो जाए तो क्या होगा। इसी बात को नज़र रखते हुए इस आदमी ने बाकायदा एक आइलैंड खरीदा जहाँ पे केवल बहुत बड़े बड़े लोग आ सकते थे। वहाँ पे इसने क्लब्स बनवाए, वहाँ पे इसने पार्टियाँ ऑर्गेनाइज की, और वहाँ पे 15 साल 16 साल 14 साल 13 साल की छोटी छोटी बच्चियों को ले जाके परोस दिया इन बिजनेसमैन की बाहों में। इन्होंने उन बच्चियों को नोचा खसोटा, कई बार तो ऐसा हुआ कि रेप करने के दौरान इन लड़कियों की मौत हो गई, और बाकायदा ये वहाँ पे कैमरा लगा के वीडियो भी बनाता था। अब ऐसा ये इसलिए करता था ताकि आने वाले टाइम में कोई इसे फंसाए तो ये सबको फंसा सके। अब सुनिए, इन बड़े लोगों में कौन कौन था? माइकल जैक्सन, बिल गेट्स, गूगल के फाउंडर, साथ ही अलग अलग और कंपनी के फाउंडर, जो बहुत बड़े बड़े सफ़ेद पुरुष लोग आपको दिखते हैं। अमेरिका के कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे जिनको देख के लगता है कि ये तो बड़े अच्छे इंसान होंगे। उनके पीछे कितना बड़ा वैसी दरिंदा छुपा है दोस्तों, यहीं से आप जान लीजिए। कितने सालों बाद ये फाइल जब खुली तब इन दरिंदों का असली चेहरा निकल के सामने आया। बाकी अपने भी देश में ऐसी फाइलों की कमी नहीं है, खुलेंगी, जरूर खुलेंगी। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है ईरान से, और ईरान ने ऐसा कारनामा करके दिखाया जिसके बाद चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान के जितने भी दुश्मन हैं, सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। ईरान की अगली रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। जनसत्ता की यह रिपोर्ट है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह दावा किया गया कि ईरान ने न्यूक्लियर के मामले में पूरी दुनिया को ही पीछे छोड़ दिया। ईरान के साइंसदानों ने एक ऐसी टेस्टिंग की है जिसमें प्योर फ्यूज़न होगा। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, या फिर जिन्होंने केमिकल साइंस में हायर स्टडी की है, उनको पता होगा कि प्योर फ्यूज़न का मतलब ये कि यहाँ पे यूरेनियम की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट को बनाया जाएगा जो अपने आप में रेडियो एक्टिव होंगे, और वो लगातार रिएक्शन करके लगातार कंटिन्यूअस एनर्जी देते रहेंगे। और ईरान इस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है जिसमें अब किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, ना यूरेनियम की, ना किसी और केमिकल की। यहाँ पे एक बेसिक सा केमिकल उठा के उसको रेडियो एक्टिव बना के उसको ऐसा ट्रीट किया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर रिएक्शन जैसा काम करे, वहाँ पे प्योर फ्यूज़न होगा। और यकीन मानिए, अगर ये हथियार वजूद में आ जाता, और कई सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, उसमें से एक स्क्रीन पर आपको दिखा भी दे रहा हूँ, उसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यूरेनियम को छोड़ के ईरान ने 4th जनरेशन न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली है। अब इस समय पूरी दुनिया में 4th जनरेशन भी नहीं आई है, लेकिन रिपोर्ट से दावा कर रही हैं कि ईरान ने 4th जनरेशन न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली। और एक बात, बड़ी चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इस बीच ईरान एकदम खामोश है, और शेर की खामोशी का मतलब आपको पता होगा। अगर शेर 2 कदम पीछे हट रहा हो तो मतलब बड़ा साफ है कि आने वाले टाइम में शेर बड़ा या छलांग लगा के बड़ा हमला करेगा। और इस बात से इजराइल बुरी तरीके से डर रहा है। डरने की वजह बड़ी साफ है कि अगर एक बार गलती से भी एक बार ईरान ने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम को पूरी दुनिया के सामने रख दिया और कहा कि भैया हमारे पास अब न्यूक्लियर बम है, तो क्या अमेरिका, क्या इजराइल, किसमें दम है कि ईरान के ऊपर हमला करे।
अब इसी बात से डर के बकायदा बेंजामिन नेतन्याहू इसी 29 दिसंबर को, जो यही 29 दिसंबर है, बामुश्किल अगर आप जोड़ें तो 8 से 9 दिन, इसी 29 दिसंबर को मिलने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से भाई साहब पहुंचने वाले हैं। फ्लोरिडा में जाएंगे, वहां पे मीटिंग होगी और रिपोर्ट निकल के सामने आई है, और रिपोर्ट कोई हवा में नहीं बता रहा हूं। इजराइल के ऑफिसल्स ने एनबीसी को अपने बयान में बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू के वहां पे जाने का जो मुद्दा होगा वो बड़ा साफ मुद्दा है कि कैसे भी करके एनी हाउ, मतलब कैसे भी करके अमेरिका को ये कन्फेस करना है, ये मनाना है, उनको कन्विंस कर लेना है कि भाई साहब हमला मस्ट है, हमला जरूरी है। बेंजामिन नेतन्याहू ये भी समझाने को तैयार है कि इजराइल के लिए ही ईरान खतरा नहीं है। जिन मिलिट्री बेसिस को बनाने का काम भाई साहब आप कर रहे हो, जो पूरी दुनिया में आप ये कोशिश कर रहे हो कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा रहे, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर फैसिलिटी आ गई तो पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका को भागना पड़ेगा। और इसी बात की लालच देके इजराइल मजबूर करने वाला है ईरान को ये परमिशन लेने के लिए कि एनी हाउ ईरान के ऊपर अमेरिका हमला कर दे, यानी एनी हाउ। और यहां से एक बात आपको और क्लियर समझ में आ रही होगी कि इजराइल के पास वो क्षमता, वो ताकत नहीं है कि वो अकेले ही लड़ के निपट ले इनसे। ईरान से निपटने की क्षमता इजराइल की नहीं है, तभी तो वो भाग के अमेरिका के पास जा रहा मदद मांगने के लिए। तो भले ही आज ईरान के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, लेकिन यहां पे एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि ये मदद मांग रहे हैं ये घूम घाम के कि अमेरिका मदद कर दे तो हमला करेंगे। और बाकायदा कई सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि फरवरी महीने में ईरान के ऊपर बड़ा हमला इजराइल कर सकता है, और साथ ही अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होगा, चूंकि अमेरिका ने अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उस हमले में जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी उसमें अमेरिका पूरी तरीके से इन्वॉल्व था। तो अमेरिका के इन्वॉल्व होने के बाद भी क्या चीजें हुई वो भी आप डिटेल में समझ सकते हैं। तो इस समय इजराइल की बुरी तरीके से फटी पड़ी है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें दोस्तों चल ही रही हैं, इधर बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि वो बड़ा मजबूत हो रहा है। पाकिस्तान ने ये बात अपनी आवाम से बोली, पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ की सरकार उसने अपने आवाम से बोली है कि बड़ी मजबूत हो रही है पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की मिलिट्री। हालांकि इसके बारे में हमारे देश की जो मीडिया छापती है उस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। हमारे देश की मीडिया ने ये खबर छापी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पाकिस्तान के कटोरे में फिर से 70 करोड़ डॉलर की भीख मिली है। अब एज ए हिंदुस्तानी इस खबर को जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यार, भारत का क्या रुतबा है, भारत इतना शक्तिशाली है कि साला किसी से भीख नहीं मांगता, भारत किसी से पैसे नहीं मांगता, भारत के पास अपना पैसा है। अमेरिका कटोरे लेके भीख मांग रहा है, आज मिल रहा कल नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आज आपको इसका एक दूसरा चेहरा भी बता देता हूं, क्योंकि आप बड़े भोले लोग हैं, आपको ये गोदी मीडिया, ये भांड मीडिया जो बता देती है आप बड़े खुश हो जाते हैं। 70 करोड़ डॉलर को अगर हम भारतीय रुपए में बदल दें तो ज़्यादा नहीं 6270 करोड़ होंगे, यानी 6270 करोड़। और ये वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है, इससे पहले IMF ने दिया, इससे पहले अलग अलग देशों ने लोन दे दिया। तो भाई साहब ये जो हजारों करोड़, दसियों हजार करोड़ का लोन पाकिस्तान को मिला है, भले ही वो कटोरा लेके भीख मांगे, भले ही वो कुछ भी कर ले, अपनी बहन बेटी परोस दे, साफ शब्दों में अगर कहूं तो कुछ भी करके अगर उसको पैसा मिला है तो भाई साहब इस पैसे का इस्तेमाल कहां होगा? क्या पाकिस्तान की भलाई के लिए होगा? क्या पाकिस्तान में तरक्की के लिए होगा? नहीं, इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ होगा। और भारत को इसके लिए सचेत रहना चाहिए और मीडिया को बाकायदा इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि भारत की सरकार को सचेत करे कि अगर 6000-7000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को पूरी दुनिया से मिल रहे हैं और पूरी दुनिया ये जान रही है कि पाकिस्तान की भारत के साथ लड़ाई है, पूरी दुनिया ये जान रही है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ ही करेगा, और उसके बावजूद भी पूरी दुनिया भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पैसे दे रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरी दुनिया भारत के खिलाफ आज खड़ी है? यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में दौरा करते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, कहीं का सर्वोच्च सम्मान पा जाते हैं, कहीं जो खालिद के बेटे थे वो गाड़ी तक चलाने लगते हैं, कहीं इनको बड़ा इज्जत मिल जाता है, कहीं गार्ड ऑफ ऑनर मिल जाता है, वो तो दूसरी बात है। लेकिन इस देश के खिलाफ जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है उसमें भारत सरकार कहां जीत रही है? इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। आपको क्या समझाना चाह रहा हूं भाई साहब, भारत के खिलाफ अगर वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, वर्ल्ड बैंक को अच्छे से पता है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल कहां करेगा,
भारत के खिलाफ, उसके बाद भी पैसा दे रहा है, तो मतलब बड़ा साफ है कि यार पूरी दुनिया तो फिर भारत के खिलाफ हुई। तो इस पे ये मोदी सरकार और मोदी साहब के घूमने का मतलब क्या बना? इसका तोड़ हमारे पास कहाँ है? अगर हम बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, अगर पूरी दुनिया में हमारा दबदबा है, तो मोदी साहब ये बात करें ना पूरी दुनिया से कि भाई साहब पाकिस्तान को पैसे ना दो। आप समझिए, आप पूरे दिन दारू पिए, आप पूरे दिन गांजा पिए, आप पूरे दिन घूमे, लेकिन अगर शाम को आपकी जेब में 10,000 रुपए आ रहे हैं, तो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? मैं पूरे दिन बहुत मेहनत करूं लेकिन 4 पैसे ना पाऊं, तो मैं क्या फायदा मेरी मेहनत का? सेम सवाल भारत की सरकार से है। खैर, इधर ये तमाम चीजें चली रही हैं। इधर अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया, जिस बयान को अगर आप जानेंगे तो इस बयान को सुनने के बाद आज आपको एक चीज समझ में आएगी। दरअसल बीच में एक कोडीन सिरप का मामला चला था। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि एक जहरीला सिरप था जिसको पीने के बाद कई लोगों की मौत हुई। अब जब ये रैकेट निकल के सामने आया तो उसमें बड़े बड़े लोगों का नाम निकल के सामने आया। कई सारे लोगों ने उसमें कई सारी बातें की, बीच में धनंजय सिंह का भी नाम निकल के सामने आया, बीच में बड़े बड़े और लोगों का नाम निकल के सामने आया, जो भी है। खैर, इसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा, और खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग समाजवादी पार्टी के हैं। इतना कह के योगी सरकार को लगा कि भाई पल्ला छूट गया। लेकिन यहां पे अखिलेश यादव ने बड़ा खेल कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के हैं तो ठीक है ना, हम डिमांड कर रहे हैं इनके घरों पे आप बुलडोजर चला दो। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, आप डिटेल में सुन लो। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। वहां से ये नेटवर्क चल रहा था, उसमें जितने लोग शामिल हैं, हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। लीडर पोजीशन भी यही मांग करेंगे। खत्म हुई बात। इस वीडियो में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अखिलेश यादव ने बड़े क्लियर कट अंदाज में कहा कि भाई साहब, अगर वो समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो बुलडोजर चलाने में क्या दिक्कत है? अब इसके बाद अब क्या योगी सरकार इन बड़े बड़े माफियाओं के घर पे बुलडोजर चलाएगी? ये सवाल बहुत बड़ा है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और साथ ही अगले वीडियो को आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि ईरान ने इजराइल से बहुत भयानक बदला लिया है। इसके बारे में अभी रिसर्च जारी है। 2-4 घंटे में डिटेल में प्योर एनालिसिस के साथ आपको ये वीडियो बताऊंगा। इस वजह से उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिए। और साथ ही आप इस वीडियो को पसंद करते हैं कि नहीं, कमेंट करके भाई बताइएगा, जो कि हम मेहनत करते हैं इस वजह से, ताकि आपका फीडबैक हमको मिल सके। तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।